हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मीना ने चश्मा साफ करके दोबारा बालकनी से नीचे झांका और सोचने लगी, नहीं, यह सपना नहीं है। नगीता सयानी हो गई है, अब वह दुनियादारी समझने लगी है। रोहन भी तो अच्छा लड़का है, इसमें गलत भी क्या है। दोनों एक ही दफ्तर में हैं, साथ साथ तरक्की करते जाएंगे। बिना किसी कोशिश के ही मेरी इतनी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। रात को खाना खाने के बाद मीना दूध देने के बहाने राधिका के कमरे में जाकर बैठ गई और बात शुरू की। बेटी, रोहन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नगीता ने चौंक कर माँ की तरफ देखा तो मीना शर्माती मुस्कान बिखेर कर बोली, भाई, हमें तो रोहन बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी राय जानना चाहते हैं हम। राय? लेकिन किस बारे में माँ? नगीता ने हैरानी से पूछा। वह तुम्हारा दोस्त है, अच्छा योग्य लड़का है, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं क्या? माँ, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है उसमें। नगीता अपने नाखूनों पर उंगलियां फेरती हुई बोली। फिर वह चुपचाप बैठ गई। लेकिन नगीता के इन शब्दों ने जैसे मीना को आसमान से जमीन पर ला पटका था। वह सोचने लगी, क्या वक्त अपने आप को सदा दोहराता रहता है? यही शब्द तो मैंने अपनी माँ से कहे थे। विनय मुझे कितना चाहता था, लेकिन तब हम दोनों छोटे थे। मीना तेज रफ्तार जिंदगी के साथ दौड़ना चाहती थी। विनय से ज्यादा उसे अपने बॉस चंदन के पास बैठना अच्छा लगता था। वह सोचती थी कि अगर चंदन साहब खुश हो गए तो उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर चंदन साहब खुश भी हो गए और मीना को प्रमोशन मिल गया। लेकिन चंदन के तबादले के बाद जो नए राघव साहब आए वो अजीब आदमी थे। लड़कियों में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में मीना बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी तरक्की के तो जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए थे। लेकिन नहीं, ढूंढने वालों को रास्ता भी मिल जाते हैं। राघव साहब के पास कई बड़े बड़े अफसर आते थे, उन्हीं में से एक थे जाकिर साहब। मीना की तरफ से प्रोत्साहन पाकर वे उसकी तरफ खींचते चले गए। जाकिर साहब के चेहरे पर मीना को देखकर खुशी की लहर दौड़ उठती थी। जाकिर साहब के जरिए मीना को एक अच्छा क्वार्टर मिल गया। धीरे धीरे मीना तरक्की की कई सीढ़ियां चढ़ते चली गई और जीवन की सब जरूरतें उसे आसानी से पूरी होने लगी थी। कर्ज मिल गया तो उसने कार भी ले ली। जमीन मिल गई तो उसका अपना मकान भी बन गया। उसके कई पुरुष मित्र थे, जिनके बड़े बड़े अफसर व व्यापारी वगैरह सम्मिलित थे। जितने दोस्त उतने तोहफे, हर शाम मस्त थी और हर मित्र मेहमान। उन दिनों वह सोचती थी कि जिंदगी कितनी हसीन है। परेशानियों से जूझती लड़कियों को देखकर वह यह भी सोचती थी कि ये सब अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। एक दिन मीना को पता चला कि उसके पहले प्रेमी विनय ने अपने दफ्तर में काम करने वाली एक क्लर्क युवती से शादी कर ली है। क्षण भर के लिए उसे आदमी के बारे में वो सोचने लगी। उसे उदासी ने आ घेरा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया और फिर अपनी दुनिया में ही खो गई। मीना तेज रफ्तार से दौड़ती रही। यौवन का चढ़ता सूरज कब ढलने लगा वह शायद इसे महसूस ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन पतझड़ की आहट उसे सुनाई दे ही गई। वह एक सुहानी शाम थी। मीना मोहन का इंतजार कर रही थी। उस शाम उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका बॉर्डर हरा था। सच समझ कर वह बहुत तेज और सुंदर लिख रही थी। वह बहुत देर तक पत्रिकाओं के पन्ने पलटती रही। मोहन से उसकी दोस्ती काफी पुरानी थी। हर सप्ताह उसकी 2-3 शामें मीना के संग ही व्यतीत होती थी।
लेकिन उस शाम वह इंतजार ही करती रही, मोहन नहीं आया। मीना उलझी सी सोने चली गई। उलझन से ज्यादा गुस्सा था या गुस्से से ज्यादा उलझन, वह समझ नहीं पा रही थी। कई बार फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर सोचा कि घर पर क्या फोन करना, क्या पूछेगी और किससे पूछेगी। दूसरे दिन उसने मोहन के दफ्तर फोन किया तो वह बोला, माफ करना, कहीं फंस गया था, लेकिन आज शाम मैं जरूर आऊंगा। उस शाम मीना ने फिर वही साड़ी पहनी जो कि मोहन को बहुत पसंद थी। शाम ढलने लगी, देखते ही देखते 8:30 बज गए थे। गुस्से में उसने बगैर कुछ सोचे फोन उठा लिया और मोहन के घर का नंबर घुमाया। हेलो, मोहन है? साहब जी तो नहीं है, उसके नौकर ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ मालूम है कहाँ पर गए हैं? हाँ जी, कल छोटी मेम साहब का बर्थडे है ना, इसलिए मेम साहब के साथ कुछ खरीदारी करने बाजार चले गए हैं। फोन पटक कर मीना बुदबुदा उठी। अच्छा तो ये बात है, मगर उसने यह सब बताया क्यों नहीं? शायद याद ही ना रहा हो, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद उसने बताना जरूरी ही नहीं समझा हो मुझे। वह सोचने लगी कि उसके पास आने वाले हर आदमी का अपना घर-बार है, अपनी जिंदगी है, लेकिन उसकी कोई जिंदगी नहीं है। उसे लगता था कि वह अपने तमाम दोस्तों की पत्नियों से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा आकर्षक है, तभी तो वे अपनी बीवियों को छोड़कर उसके घर के चक्कर काटते रहते हैं। पर उस क्षण उसे एहसास हो रहा था कि कहीं न कहीं वह उनकी बीवियों से कमतर है, जिनकी जरूरतों के आगे किसी दोस्त को उसकी याद तक नहीं रहती। मीना ने सोफे की पीठ से सिर टिका दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। यह गुस्सा था या पछतावा? क्या था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पर एक घुटन सी थी जो उसके दिलो दिमाग को जगड़ती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद आंसू झलक ही आए। और फिर उस दिन के बाद उसने मोहन लाल को फोन नहीं किया और ना ही फिर वह उससे मिलने आया। दूसरी बार पतझड़ का एहसास उसको तब हुआ था जब उसका एक और परम मित्र विनय एक रात 9 बजे अचानक आ गया। आओ विनय, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। विनय के साथ बिताई बहुत सी रातें उसे याद आने लगी। अरे मीना, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हारा काम मैं जानती हूँ। मीना अदा से मुस्कुराई। नहीं, वह बात नहीं है, असल में मुझे एक गैस कनेक्शन चाहिए, अपने लिए नहीं और किसी के लिए। विनय ने धीरे से कहा, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है, तुम यह काम आसानी से करवा सकती हो। किसके लिए चाहिए? मीना के माथे पर बल पड़ गया। एक साथी है दफ्तर में, आरती। मैं क्या उसे कल तुम्हारे घर पर भेजूं? मीना का सिर चकरा गया कि उसने खुद भी तो कभी गैस कनेक्शन लिया था और अब आरती। लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, भेजने की जरूरत नहीं, उससे कहना मुझे फोन कर दे। धन्यवाद कहकर विनय तेजी से बाहर निकल गया। उस दिन कमरे का माहौल कितना बोझिल सा हो गया था। फिर उसे रात की याद आई। एक दिन उसने देखा रोहन किसी सुंदरी से बातें कर रहा है। वह तेजी से उसके पास पहुंची। हेलो रोहन, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, अब तो इधर देखने की फुर्सत भी नहीं है तुम्हें। अब इधर देखूं या आपकी तरफ? रोहन ने उस सुंदरी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। खिलती उम्र की गुलाबी सुबह पर इतनी जल्दी शाम का धुंधलाका छाने लगेगा, मीना ने सोचा भी ना था। दोस्तों के लिए उसका साथ ऐसा ही रहा जैसे कोट पर सजी गुलाब की कली, जो जरा सी मुरझाई नहीं कि बदल दी जाती है। अब उसकी शामें सुनी हो चली थी, ना कोठी की घंटी बजती और ना फोन ही आते। मीना का नशा उतरने लगा तो याद आया कि उसके सभी सहयोगी प्रमोशन पा चुके हैं। विनय के पास भी अपना घर था और उसने एक कार भी खरीद ली थी। आखिर एक दिन मीना ने हालात से समझौता कर लिया और श्रीमती दिनेश बन गई। विधुर दिनेश को भी अकेलेपन में सहारा चाहिए था, लेकिन नगीता के जन्म के कुछ वर्षों बाद ही दिनेश चल बसा। अपना रुपया पैसा वह अपनी पहली
दिवंगत पत्नी के बच्चों के नाम पर कर चुका था, तो मीना को उससे मिली सिर्फ रेणुका, लेकिन यह एक सहारा भी कम थी। नगीता को पालते पोसते मीना के जीवन के काफी वर्ष कट चुके थे। नगीता भी उसी की तरह सुंदर थी। वह सुंदरता उससे विरासत में मिली थी, लेकिन अभी जो शब्द उसने कहे थे वे भी तो विरासत में मिले थे। मीना तड़प उठी। नगीता ने दूध का गिलास खाली करके मेज पर रख दिया तो मीना चौंकी, एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी, अगर रोहन तुम्हें पसंद है तो और कुछ ना सोचो। तुम दोनों धीरे धीरे तरक्की कर लोगे, अभी उम्र ही क्या है। नगीता उदास ही माँ को देखती रही। मीना ने और कुछ न कहा, गिलास उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मीना की आंखों से नींद बहुत दूर थी। एक ख्याल उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था कि काश विनय उसके पास होता, यह कोठी, यह दौलत और यह कार ना होती, साफ सुथरी जिंदगी होती, विनय होता और नगीता होती। दूसरे दिन नगीता ने धीरे से कमरे का पर्दा हटाया तो मीना बोली, आओ बेटी। माँ। नगीता पलंग पर बैठ गई। माँ, वह कहते हुए, मैं सोचती थी रोहन एक मामूली क्लर्क है, आप अपनी शान के आगे कभी भी क्लर्क दामाद को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए क्या? इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। यह तूने क्या किया बेटी? रोहन जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकेगा वह और कोई भी नहीं कर सकेगा। मीना शून्य में सुर रही थी, लेकिन हर ओर उसे विनय का भूला भाला चेहरा दिखाई दे रहा था। जब वह बड़े बड़े अफसरों के साथ घूमती थी तब विनय की उदास आंखें उसे हसरत से देखा करती थी। उन आंखों का दुख, उदासी, उस दिल की तड़प उसे रह रख कर याद आ रही थी। उसने नगीता की तरफ देखा, वह भी खामोश बैठी थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, बेटी, एक बात पूछूं? अपनी सहेली समझकर सच सच बताना। नगीता ने सवालिया नजरों से माँ को देखा। तू रोहन को पसंद तो करती है ना? हाँ माँ, नगीता ने धीरे से कहा और नजरें झुका ली। अब क्या होगा मेरी बच्ची, तूने मुझसे पूछा तो होता। क्या वह फिर आएगा? पता नहीं, नगीता ने धीरे से कहा और उठकर वो चली गई। सुबह मीना उठी तो सिर बहुत भारी था। शायद 10 बज रहे थे। रविवार को वैसे भी वह देर से उठती थी। उसने पर्दे सरकाए और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अचानक नजर नीचे पड़ी। रोहन और नगीता नीम के पेड़ की आड़ में खड़े थे। वह धीरे धीरे पीछे हो गई और अपने कमरे में लौट आई। आराम कुर्सी पर बैठ के उसने अपना सिर पीछे टिका दिया। देर तक मीना इसी मुद्रा में बैठी रही। फिर किसी के आने की आहट हुई तो उसने भीगी पलकें उठाई। सामने नगीता खड़ी थी। माँ, वह आया है। फिर वही कहने। मीना टकटकी बांधे उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगी। माँ, मैंने तूने क्या कहा बेटी? वह लगभग चीख पड़ी। मैंने हाँ कर दी माँ। मेरी बच्ची। मीना ने खींचकर नगीता को सीने से लिपटा लिया और गुदगुदाए, शुक्र है तूने माँ की हर चीज विरासत में नहीं पाई। क्या माँ, कुछ कहा? नगीता ने अलग होकर उसके शब्दों को समझना चाहा। कुछ नहीं बेटी, हमेशा सुखी रहो। और उसने नगीता का माथा चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी को।